एक यूनानी कहावत है जिसको हिपोक्रेट्स को अक्सर एट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी लातीनी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, अर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस। अगर इसको अंग्रेज़ी में मज़ीद ट्रांसलेट किया जाए तो कहा जाएगा आर्ट इज़ लॉन्ग, लाइफ इज़ शॉर्ट। कॉमरेड किशन देव सेठी साहब के केस में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी दौरे हयात में इसका उलट होते देखा। वो किस तरह से, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। आज सेठी साहब इंतकाल कर गए, 93 साल उनकी उम्र थी। मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज से कोई 20 साल पहले, यानी 1999 से लेकर लगभग 2003 तक, मेरी 3-4 साल मैं मुसलसल लगभग 4 साल तक मैं उनके राब्ता में रहा हूँ, यानी किसी न किसी तरीके से दिन में एक बार या हफ्ते में 4 या 5 बार उनसे मुलाकात ज़रूर हो जाया करती थी। मैं कश्मीर टाइम्स में, जहाँ से मैंने अपना सहाफ़त में कामकाज शुरू किया, जब मैंने वहाँ पे बैठने लगा तो मेरा नाम सुन रखा हुआ था, तो शाम को देखा एक बुज़ुर्ग आकर वहाँ पे बैठ जाते थे, बल्कि एक बुज़ुर्गों की महफ़िल लग जाती थी। तो मैं नया था, ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन बतौर सहाफ़ी आपके जहन में सवाल तो आते ही रहते हैं। तो मैंने आस्ता आस्ता बू लेने लगा कि ये लोग करते क्या हैं। इन लोगों ने वहाँ पे एक फ़िक्र का, एक डिबेट का, डिस्कशन का, इंक्वायरी का एक अड्डा बना रखा हुआ था, जिसमें शाम को बैठकर ये बात करते थे। मज़ीद थोड़ी सारी खोज की, मुझे पता चला कि ये सिर्फ शाम को ही नहीं है, सारे लोग सुबह भी आते हैं, जिनमें 2-3 जज थे, कुछ वकील थे, कुछ इनके बाकी सियासी दोस्त थे। ये सुबह भी आ जाया करते थे। ये करते क्या थे कि ये सुबह की सैर के लिए जाते थे और उसके बाद ये वहाँ पे दफ्तर में बैठकर जो सुबह की अखबारात हैं सारी, वो बैठकर उनका मुताला करते थे। कॉलम्स में क्या लिखा है, एडिटोरियल्स में क्या लिखा है, अव्वल जो फ्रंट पेजेस हैं उन पर क्या छपा हुआ है। शाम की जब इनकी महफिल होती थी तो दिन भर की बातों के ऊपर तबसरा हो जाया करता था सियासी तौर पे, और जो शाम को मुल्क भर से बाकी जो नेशनल न्यूज़पेपर्स आने वाले होते थे उनके बारे में भी बात हो जाया करती थी। इतनी करीब की वाबस्तगी रहने के बावजूद, यानी अगर 3-4 साल हर रोज़ किसी न किसी तरीके से उनके राब्ते में आए हों तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तरह से उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ कहने से पहले, आगाज़ करने से पहले ही मैं आप सबसे ये माज़रत करना चाहता हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कॉमरेड किशन देव सेठी साहब की शख्सियत की अक्कासी पूरी तरह से कर सकूँ। मैं सिर्फ उनको खराज अक़ीदत पेश करने के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ। कॉमरेड सेठी साहब की ज़िंदगी के बारे में बात करने के लिए आपकी सोच का और आपकी तालीम का दायरा बहुत वसी होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कतई शर्म नहीं है कि मुझ में अभी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है, समझनी है, तब जाकर मैं सेठी साहब की जैसी शख्सियात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में किसी तरह से रोशनी डाल सकता हूँ मैं। आज सुबह जब पता चला कि सेठी साहब नहीं रहे, तो जैसे आज अखबारात की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, कल के शुमारे, कल की अखबार में खबर पढ़ने का लोग इंतज़ार नहीं करते, वेबसाइट पे खबरें आ जाती हैं। तो मैंने 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर खबर देखी, किसी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से एक रिटायर्ड ज़िंदगी जी रहे थे। मेरा नज़रिया ये है, मेरा ख्याल ये है, जिस तरह से मैंने सेठी साहब को जाना, जिस तरह से मैंने सेठी साहब को देखा, वो रिटायर हुए दरअसल आज सुबह कोई लगभग 4 बजे 93 साल की उम्र में। इससे पहले वो रिटायर नहीं हुए। वो बड़ी एक खुददारी की, इज़्ज़त की और बड़ी एक्टिव ज़िंदगी जी है उन्होंने अपने आखिरी सांस तक। एक और बात जो सेठी साहब के बारे में कही जाती, जो पहले भी कही जा करती थी और आज ज़्यादा ही उसके बारे में जिक्र हो रहा है, कि वो जम्मू सूबा के आखिरी सेक्युलर और डेमोक्रेट उस बड़े लेवल के थे। इस पे भी मुझे पूरी तरह से जो मुत्फिक नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरह से नेल्सन मंडेला की स्टडी की, उस तरह से अगर किसी तरीके से कॉमरेड किशन देव सेठी साहब की ज़िंदगी के ऊपर स्टडी होती, तो जब नेल्सन मंडेला बने उससे कई साल पहले, बहुत अरसा पहले, कॉमरेड किशन देव सेठी साहब की मिसालें जो हैं वो अगर दुनिया भर में नहीं, कम से कम हमारे खिता में तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल लोगों के सामने पेश होती। जिन लोगों ने उनको थोड़ा सा करीब से देखा है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, ये मैं थोड़ा आगे चलूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। अब 2-3 बातें मैंने जो है वो मज़ीद इसके लिए आपकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए रख दी हैं।
1928 में इनकी पैदाइश हुई मीरपुर में। मीरपुर आज एक बहुत बड़ा शहर है। ये उस वक्त जो तब की तारीखी रियासत थी, अब जम्मू कश्मीर की जो ज़िंदगी है इसमें भी बहुत सारे फेजेस आए हैं, अब की रियासत, उससे पहले की रियासत, उससे पहले की रियासत। तो ये जो तब की तारीखी जम्मू कश्मीर रियासत थी उसका एक अहम शहर मीरपुर था, आबो हवा के एतबार से जम्मू की तरह, लेकिन क्योंकि वो पोठवार का हिस्सा है इसलिए थोड़ा सा सियासी मिजाज मीरपुर का मुख्तलिफ था। सेठी साहब ने अपनी बुनियादी तालीम भी वहीं से हासिल की और बहुत ही कम उम्र में 12-13 साल की उम्र में इन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर लिया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी, फिर उसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा उसका सेक्युलर आउटलुक हो गया। बहुत सारे लोगों ने जो मुसलमान तबका से बाहर थे, बेशुमार लोगों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत हासिल की। तो इन्होंने 8वीं जमात के ये तालिब इल्म थे, तब इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप हासिल कर ली और सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1946 में जब क्विट कश्मीर मूवमेंट, उसके लिए आपको अच्छी तरह से तारीख का मुताला करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी सारा वजूद था वो इस किस्म का था कि जो उस वक्त राज था, हुकूमत थी यहाँ पे, महाराजा की शख्सी राज था, जो उसके ख़िलाफ़ सारी तहरीक थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शामिल हो रहे थे। उसमें इन्होंने इस तरह से कुछ हिस्सा लिया कि जो महाराजा की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनको सज़ा सुना दी 1946 में 3 साल जेल काटने की। ये जेल ही में थे तो इतनी तेज़ी के साथ हालात और वक्त बदल रहा था। 1947 के जब वाक़यात हुए तो तब अब उस हिस्सा में जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़ा में है, वहाँ की एक जेल में थे कामरेड साहब, और इसी दौरान इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। इनकी वालदा और छोटे 2 भाई वो मीरपुर से मुंतकिल होकर चकंदा बाग, जो पुंछ के नज़दीक एक जगह है, जहाँ से बाद में खोलकर उस वक्त भी जो है वहाँ से आमदोरफ्त का रास्ता था, लेकिन बाद में 2006 में वहाँ से गाड़ी वाड़ी और ट्रक वगैरह चलाए गए, अब दोबारा से उसको बंद कर दिया गया। तो चकंदा बाग में उस तरफ आकर इन्होंने बसना शुरू कर दिया। अब ये इनके इंतज़ार में थे किसी तरह से कि ये वहाँ से निकलें और ये जो हिंदुस्तान का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जिसका इल्हाक अब यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हो चुका हुआ था, ये उस तरफ आ जाए। जब इनकी वालदा और दोनों भाइयों का भी मैं जिक्र करता चलूँ कि उन्होंने भी बहुत बड़े नाम बनाया। जस्टिस आर.पी. सेठी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए, और कर्नल एम.एल. सेठी साहब हिंदुस्तान फ़ौज में कर्नल के ओहदे से सबकदोश हुए। जब ये जेल में थे कामरेड सेठी साहब, तो तब वहाँ पे मेजर अली अकबर इनसे मिलने के लिए आए, जो बाद में पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के सदर भी बने किसी वक्त में। उन्होंने आकर इनसे इसरार किया, इस्तजा की, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कंसिडर करें अपनी फैमिली के समेत वापस आप मीरपुर में सेटल होने के लिए। इन्होंने माना नहीं, ये चाहते थे कि ये इस तरफ आए। बाद में जब कुछ लोग जो जेल में बंद कर रखे हुए थे, बेशुमार लोग, उन्होंने फिर एक बार जेल तोड़ी, और उस जेल तोड़ने के बाद ये वहाँ से निकल कर आए, अपनी बाकी फैमिली के बाकी जो अफराद हैं उनको लेकर ये पुंछ में आए, और पुंछ के बाद ये जम्मू में मुंतकिल हो गए। तब तक यहाँ के हालात वगैरह हैं वो काफ़ी बदल चुके हुए थे। अब क्योंकि ये हो गया था, कत्लो गार्द बहुत सारे शहरों में बेशुमार हो चुकी हुई थी, नए हालात बन चुके हुए थे, जंग होकर अभी बुझ रही थी, और अब बाज़ाबादकारी यानी जो रिहेबिलिटेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये यहाँ आए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनकी लंबी एसोसिएशन थी, तो शेख अब्दुल्ला साहब ने इनको ज़िम्मेदारी दे दी एज रिहेबिलिटेशन ऑफिसर रजौरी, पुंछ और नौशहरा वगैरह का ध्यान रखने के लिए। वहाँ पे इन्होंने बेशुमार काम किया, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में मदद की। जो रिहेबिलिटेशन का कामकाज उस वक्त लोग संभाला करते थे, उनको एक कमिश्नर जैसी पोस्ट है उसके ऊपर तैनात किया जाता था, और कमिश्नर में और मिनिस्टर में फ़र्क बहुत कम रहता था, यानी आज अब कमिश्नर हैं, कल वही मिनिस्टर हो सकते हैं, इस तरह से करके। लेकिन वो थे ज़्यादातर वही लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़े हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपको पता होगा कि सुबह जम्मू में किसी किस्म की कोई ज़्यादा साख थी नहीं, यहाँ पे दूसरी पार्टियाँ थीं, और अब क्योंकि ये डिवीज़न हो गया, जंग हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, तो उन पार्टियों के जो लोग हैं, सरपरस्त हैं, सरबराह हैं, मेम्बरान हैं, वो कुछ दूसरी तरफ चले गए। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते थे कि वो यहाँ पे अपना कुछ वजूद बनाए जम्मू सूबा में, तो लिहाजा उन्होंने सरदार बुद्ध सिंह साहब को सूबाई सदर मुंतखब किया पार्टी का, और कामरेड किशन देव सेठी साहब बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी।
इन्होंने बहुत कलीदी रोल अदा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की जो इकाइयाँ हैं उनको इस्टेब्लिश करने में पूरे जम्मू सूबा में। और इस तरह से चलते चलते ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर भी बने और नौशहरा जो हल्का इंतखाब है लेजिस्लेचर का, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़े 2 बार, 1952 में और 1958 में कामयाब हुए वहाँ से। इस दौरान और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई कि 1953 के 52 के वाक़यात हो गए। शेख साहब जो हैं वो एक जो सियासी पॉलिटिकल स्टेज है उससे हट गए, वो जेल में चले गए। अब बख्शी गुलाम मोहम्मद के हाथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर भी थी और हुकूमत की बागडोर भी थी। बख्शी की हुकूमत शुरुआती दिनों से लेकर आखिर तक थोड़ा सा उनका ऑटोक्रेटिक आउटलुक है वो इस किस्म का बन रहा था। तो अपोजिशन के लिए बिल्कुल किसी किस्म की कोई जगह थी नहीं। मैं देख रहा था कि 1962 का इलेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल 75 सीटें थी टोटल और 70 सीटें हासिल कर रखी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 2 सीटें या 3 सीटें गई हैं प्रजा परिषद को और 1 या 2 सीटें जो हैं वो गई हैं आज़ाद उम्मीदवारान को। तो इस दौरान सादिक के साथ मिलकर, सैयद मीर कासिम के साथ मिलकर और बाकी कुछ साथियों के साथ मिलकर कि प्रजा परिषद का उस किस्म का अपील नहीं है कि पूरी रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने एक स्ट्रांग अपोजिशन, एक इंक्लूसिव अपोजिशन जो सारे किस्म के जो तबका फ़िक्र हैं, सारी किस्म की जो थिंकिंग है, सोच है, उनको प्रजा परिषद रिप्रेजेंटेशन दे सके। क्योंकि उस वक्त जो प्रजा परिषद का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी लिमिटेड था, इसलिए जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है वो भी लिमिटेड था। इन सब साथियों ने मिलकर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। बाद में सादिक और कासिम वगैरह इन्होंने सेठी साहब को छोड़कर ये चले गए वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद के कंट्रोल में थी। और इन्होंने बाद में कहीं सेठी साहब ने कहा भी है, किसी ने इनसे पूछा कि आपको कोई ऐसी वाक़या कोई याद है कि आपके साथ सख्त धोखा किसी ने किया हो, तो इन्होंने कहा था कि सादिक और कासिम ने मेरे साथ धोखा किया। हम सब ने मिलकर, ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, एक कॉमन पॉलिटिकल गोल था कि रियासत के लोगों को हम एक स्पेस प्रोवाइड करवाएं, डेमोक्रेटिक एक स्पेस प्रोवाइड करें जिसमें जो उनकी एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है वहाँ पे वो एक्टिविटी कर सकें, उसमें एंगेज कर सकें। लेकिन जब इनको लोव्स एंड फिशेस ऑफ पावर, जब वो खुशबुएँ इनको आने लगी, ये छोड़कर चले गए। अब कुछ ही लोग इनके साथ रह गए थे, जिनमें राम प्यारा सराफ साहब थे, मोतीराम बैगड़ा थे, महाशा नार सिंह थे, गुलाम मोहम्मद राजपुरी साहब थे, गाजी अब्दुल्ला रहमान, ये राजपुरी और रहमान साहब ये श्रीनगर से थे, और अब्दुल अजीज़ शाल साहब थे रजौरी में। इनके ऊपर मुश्तमिल रही। लेकिन शुरुआती दिनों में ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे तो जो सेठी साहब का जो फ़िक्र करने का जो तर्ज था वो कम्युनिस्ट लाइन्स के ऊपर था। और बाद में इनकी कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, थोड़ा सारा एक्सट्रीम जाकर जिनकी सोच आती है, उसके साथ इनकी शमूलियत रही और लंबे वक्त तक उसके साथ ये मिले भी रहे, यानी पार्टिसिपेट उसमें करते रहे। 1960s के बाद जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से बोलते हैं कि जो ट्रेड यूनियन की जो एक पॉलिटिक्स होती है, एक्टिविज़म होता है, उसमें लोगों के हकूक़ के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ एंगेज होना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ एजिटेट करना, ये ज़िंदगी भर करते रहे। और इसकी वजह से कई बार बख्शी के दौरान भी 2 साल के लिए और उसके बाद भी कई बार इनको जेलों का सामना भी करना पड़ा। अपने जो आबाई वतन है उसमें यानी मीरपुर है, उसमें सन 2000 तक इनको जाने का मौका नहीं मिला। जब 2000 में ये गए तो लोगों ने इनको बेशुमार मोहब्बत और प्यार के साथ वहाँ पे नवाजा। जब ये मीरपुर से वापस आए तो वापस आकर जम्मू में एक इन्होंने तकरीर की, प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, मुझे भी याद है, मैंने अटेंड भी किया था और रिपोर्ट भी किया था, बड़ी शोला अंगेज़ तकरीरें वगैरह। वहाँ से वापस आकर इतने जज्बाती थे और ये कहते थे कि हालात दोनों तरफ जो है वो बेहतर होने चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा था कि अगर अच्छी तरह से तहकीक होती, अगर शुरू में सेठी साहब के बारे में देखा जाता तो नेल्सन मंडेला से कई पहले सेठी साहब का रिकॉन्सिलिएशन के एतबार से, अमन के एतबार से जो इनका नाम है वो ज़्यादा सुनहरी लफ्ज़ों में बहुत वक्त पहले आ जाता और ये एक इंस्पिरेशन बनती। उसकी एक वजह है ख़ास। अब वापस पे उसके ऊपर जाता हूँ। जब ये 1947 में मीरपुर से जम्मू मुंतकिल हुए, ये वो दौर था कि जहाँ पे जिसकी अक्सरियत थी वो दूसरे को मार रहा था, दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा था। मुसलमानों में भी बेशुमार फ़िरका परस्त थे और हिंदुओं में भी बेशुमार फ़िरका परस्त थे। यानी जम्मू जैसे शहर में जहाँ पे हिंदुओं की जो तादाद है वो अक्सरियत में थी, वहाँ पे मुसलमानों को काफ़ी नुकसान
उठाना पड़ा। लेकिन जैसे मीरपुर जैसे शहर हैं, पलंदरी जैसे, बाग जैसे शहर हैं, वहाँ पे जो हिंदू और सिख हैं उनका लगभग जो सफाया हो गया, कोई बचा नहीं, या तो मार दिए गए या वहाँ से भागकर जम्मू, पुंछ, राजौरी और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कस्बों में, गाँव में आकर यहाँ पे बस गए। आज बहुत सारे मुसलमान हैं जम्मू में जो अभी भी, जिनकी शनाख्त है, जो अभी भी बात करते हैं, जो अभी भी वजूद में हैं। लेकिन मीरपुर में, पलंदरी में, बाग में कोई भी हिंदू नहीं है। तो जो कामरेड किशन देव सेठी हैं, उन्होंने वो सारा सान्या, उन्होंने वो सारा क्राइसिस, उन्होंने वो जो सारी ट्रेजेडी है वो अपनी आंखों के साथ सारी देखी हुई है। जब आप एक ऐसे दौर से गुजर कर आते हैं कि आपके सामने मज़हब की बिना के ऊपर इस तरह से कत्लेआम हो रहा होता है, तो आपकी ज़िंदगी भर में आपके पास एक बिटरनेस रहती है, आपके पास एक कड़वाहट रहती है। ये जो हम कहते हैं कि फ़लाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, फ़लाँ बहुत ज़्यादा रेडिकल है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कुछ वाक़यात हुए होते हैं जो उनको एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं, जो उनको रेडिकल बनाते हैं, जो उनको सख्तगीर बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिर अपने दिल में बदले की भावना रखते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, और आगे जाकर सोसाइटीज़ में जो है वो एक साइक्लिक इफ़ेक्ट है कन्फ्लिक्ट का, वो बनता रहता है। सेठी साहब ने हिंदुओं के साथ तशद्दुद भी देखा, हिंदुओं के साथ ज़्यादती भी देखी, और ख़ुद भी इन्होंने नुकसानात बर्दाश्त किए। बावजूद उसके ज़िंदगी भर इन्होंने सेक्युलरिज़म का इस किस्म का झंडा उठाकर रखा कि मुसलमानों के हकूक़ की, मेरे ख्याल से जितनी पैरवी कामरेड किशन देव सेठी साहब ने की, इस कदर पैरवी मुसलमानों के हकूक़ की और किसी ने नहीं की होगी। जब इन्होंने सियासी ज़िंदगी में, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में जब से ये हिस्सा नहीं ले रहे थे, उसके बाद वैसे तो सियासत में ये काफ़ी एक्टिव थे, इन्होंने यही प्रीच किया, इन्होंने यही काउंसिल किया, इन्होंने यही कैंपेन किया कि सबको इक्वालिटी मिले, सेक्युलरिज़म जो है उसका बोलबाला हो। यानी आज नेल्सन मंडेला को जिस चीज़ के लिए याद किया जाता है, ये चीज़ प्रैक्टिस में सेठी साहब ने 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, 70 की दहाई में अपने जो लाइफ का जो प्राइम होता है वहाँ से करते करते आज तक ये करते आए। जब एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में जब से ये नहीं थे, इनका सहाफ़त में बहुत बड़ा एक रोल रहा है। 2-3 अखबारें इन्होंने एडिट की हैं। इनका जो सबसे पहला अखबार है उसका नाम शमशीर था, और दूसरे अखबार का नाम जम्मू संदेश था। जम्मू संदेश के एडिटर इनके साथ जो काम करते थे वो थे लेजेंडरी वेदपाल दीप साहब, और जो हाल तक, अब तक जो है, आखिर तक इनका जो अखबार है ये जिसका निकालते आ रहे हैं उसका नाम था जदोजहद। और आप अभी भी यूट्यूब के पर जाकर देखें या गूगल में जाकर देखें, आप देखेंगे कि बहुत ही मोस्ट रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिए हुए हैं। मुझे भी जो सेठी साहब का, जब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ सेठी साहब से, वो इस तरह से था कि एक, जब वो शाम को कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में आया करते थे तब तो ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता था। एक सोशल गैदरिंग में कहीं हम इकट्ठे हो गए, मैं सेठी साहब के पास जाकर बैठा, तो मेरी बातचीत जब हुई तो इन्होंने मेरे गांव के बारे में, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बारे में, वहाँ तक इन्होंने सारी बातें की। उन्होंने याद दिलाया कि किस माह की बात है, कब की बात है, ये वहाँ पे गए थे, इन्होंने क्या खाया था, इनकी वहाँ पे क्या बातें हुई थी, वो सारी। तो मैंने देखा कि इस उम्र में भी इनकी यादाश्त जो है वो कितनी तरोताज़ा है। हाल ही में जितने लोगों ने इनके साथ इंटरव्यू किए हैं, इनके साथ बातें की हैं, मैंने बहुत रिसेंटली नहीं किया, वो अगर आप देखें यूट्यूब वगैरह पे, आप देखें कि इनको तारीख़ वगैरह और सारे इंसिडेंट, सारे हैपनिंग, वो किस तरह से आज भी तरोताज़ा बिल्कुल वैसे ही याद है। 2-1 चीज़ें आखिर में इनके बारे में मैं बात कहूँगा। एक तो ये है कि इस दुनिया से सबको जाना होता है, 93 साल की उम्र में गए, हम सोग मनाते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड से कई बार कुछ चीज़ें सीखने को अच्छी मिलती हैं। अगर इस किस्म की ग्लोरियस खुददारी की ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपने मैसिव कंट्रीब्यूशन किया हो लोगों की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, और तब आप इस जहां से जब रुखसत होते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी मनाई जाती है कि इनकी देखिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस ज़िंदगी में रही, इस दुनिया में रही। सेठी साहब का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सारे दस्तावेज़ात पीछे जाकर देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक थे, जो डिफरेंट फेजेस थे जम्मू कश्मीर के, यानी 1930s और 40s, 1947 से पहले का जो वक्त और 47 से लेकर 65 तक का जो वक्त, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कनेक्टर थे इन दोनों टाइमों को, इन दोनों फेजेस को जो कनेक्ट करते थे, वो सेठी साहब जैसे लोग थे। 65 और 75 के बीच, और 75 से लेकर फिर जो बाद का वक्त आया यानी 1990 तक,
फिर 1996 से लेकर 2019 तक का वक्त और 2019 से लेकर आज तक का वक्त, ये सारे तब्दीलियां, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेठी साहब ने अपनी नज़रों के साथ देखी। आज कुछ चीज़ें जब मैं इनके बारे में देख रहा था, मैंने अपना कंप्यूटर खोला और 11 जून 1952 की इनकी तकरीर मैंने देखी, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आप मेरा फेसबुक के अगर देखते रहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस तकरीर के आगाज़ में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इनकी तकरीर थी, उस तकरीर के आगाज़ में इन्होंने क्या कहा, डिबेट हो रही थी। आपको पता है असेंबली में जब कोई मसौदा कानून आता है तो उस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और सारे जो मेंबरान हैं वो तकरीर करते हैं और उसके बाद उसको पास किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की रिपोर्ट थी जो असेंबली के ज़ेरे गौर थी अब, और असेंबली में इसके ऊपर बहस हो रही थी। सेठी साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़, उसके कुछ दो लफ्ज़ इस तरह से हैं। इन्होंने कहा है कि आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं, हमें यह महसूस होता है कि जो नई शुरुआत हम कर रहे हैं ये लगभग उसी पुराने दौर जैसी नज़र आ रही है जिस दौर के खिलाफ 20 साल हमने लड़ाइयाँ लड़कर इस स्टेज के ऊपर हम पहुँचे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? यानी मोर द थिंग्स चेंज, मोर दे रिमेन द सेम। ये उन्होंने कहा है 11 जून 1952 में। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको ज़रूर पढ़िए। इन्होंने कहा कि कुछ फिज़ा वैसी ही दोबारा नज़र आ रही है। सेठी साहब थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, और इस तरह से जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1956 में जो तैयार हो गया नवंबर 1956 में, और 1957 की 26 जनवरी को नाफिज हो गया, उसके ये आखिरी लिविंग सिग्नेटरी थे। यानी जो आखिरी ऐसे शख्स, आखिरी ऐसे मेंबर जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज करने के ऊपर जिनके दस्तखत भी शामिल हुए होंगे। सेठी साहब जवान थे जब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, और उन्होंने अपने बुढ़ापे में उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैंसिल होते हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म होते हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़लेस होते हुए उन्होंने 5 अगस्त 2019 को अपनी नज़रों के साथ देखा। पता नहीं उस दिन शायद इनके तासरात किस किस्म के रहे होंगे, क्योंकि ये उस प्रोसेस के साथ शामिल थे। ये था कि वो कहते हैं कि अर्थ लॉन्गा विटा ब्रेविस, यानी आर्ट इज़ लॉन्ग लाइफ इज़ शॉर्ट। आप कोई किताब मुरतब करते हैं, कोई तारीख लिखते हैं, वो एक आपके आर्ट का काम होता है। आप इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो पोस्टीरिटी के लिए रहती है, हमेशा के लिए, वो हमेशा सर्वाइव करती है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि इसके जो एक आखिरी मेंबर सेठी साहब, उनको मौका मिला कि उनकी ज़िंदगी में ही जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन दफन हो गया, और उसके कई अरसा बाद सेठी साहब इस जहान से गए। इन्हीं अल्फाज में मैं सेठी साहब को अपनी खराज अकीदत पेश करता हूँ। सेठी साहब की फैमिली में मेरे बहुत सारे बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनमें से जो अनिल और सुनील सेठी ब्रादरान हैं, उनके साथ मेरा बहुत हमदर्दी का इजहार करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हम सब भाइयों के लिए, हम सब के लिए जो सेठी साहब को नज़दीक से जानते थे, आज उनके जाने के ऊपर एक सेलिब्रेशन का ये एक मौका है कि उन्होंने इतनी ग्लोरियस ज़िंदगी, इतनी रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी, इतनी डिग्निफाइड ज़िंदगी उन्होंने जी, और इतनी मैसिव कंट्रीब्यूशन उन्होंने पब्लिक लाइफ में दी। एक चीज़ की थोड़ी सारी मुश्किल है कि जो सेठी साहब के ख्यालात थे, उन सारे ख्यालात के साथ हम सबको मुत्तफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही ये चीज़ मुमकिन हो पाई है कि हम सब लोग उनके ख्यालात के साथ, एक दूसरे के ख्यालात के साथ मुत्तफिक हों। सेठी साहब के जो दोस्तों में शामिल थे, जो उनके करीब तरीन दोस्त थे, वो थे मुफ्ती सईद साहब, वेद वसीन साहब, और बाहयात हैं सईद मलिक साहब, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं मलिक साहब। सईद मलिक साहब का आज मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई है कि हमारी दोस्ती जो है, 4 लोगों की हमारी दोस्ती है, वो हमेशा इस किस्म की रही है कि उसमें कभी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। बहुत सारे मामलात ऐसे आते थे कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ जिन इश्यूज़ के ऊपर, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिन मामलों के ऊपर हमारा एक दूसरे के साथ सख्त तरीन इख्तलाफ होता था। कहते थे कि इतना इख्तलाफ होता था कि एक दूसरे के साथ हम गुत्थम गुत्था भी होने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन उन सियासी मामलात के ऊपर हमारे इख्तलाफात होने की वजह से हमारे जो ज़ाती तल्लुकात हैं
उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रहा। सेठी साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत नहीं, इससे भी कुछ ज़्यादा चाहते थे। उनका जो एक पॉलिटिकल विजन था वो खसूसी हैसियत, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल स्टेटस, इससे भी ज़्यादा बढ़कर था। बिल आखिर जब वो खसूसी हैसियत गई, कॉन्स्टिट्यूशन गया, तो सेठी साहब की ही फैमिली के दो इम्पॉर्टेंट मेंबर थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस नई ट्रांजिशन में भी। डेमोक्रेट थे, सेक्युलरिस्ट थे, ये पॉसिबिलिटी सेठी साहब की ही फैमिली में हो सकती थी कि जो लोग अपने जिस तरह का पॉलिटिकल विजन परस्यू करना चाहते हों, उस किस्म का विजन है वो परस्यू कर सकते हों। उनके ख्यालात के साथ हम आहंगी सबकी होनी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सेठी साहब की शख्सियत है मेरे ख्याल से उसका मुतबादल दोबारा नहीं मिलेगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।